हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अशोका जेएनवी क्लासेस में। तो जैसा कि आपकी लैंग्वेज की क्लासेस लगातार चल रही हैं, हर हफ्ते आपको एक क्लास मिलती है और पिछली क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ लिया है वो सब आपको पता होगा ही। पिछली क्लास में बच्चों हमने क्या पढ़ा था? विशेषण, क्या उसके टाइप होते हैं, किस तरह से उसके एग्जाम्पल होते हैं, ये सब हमने विशेषण में पढ़ा था। ठीक है। और अब आगे आगे आने वाले जो टाइप हैं, मतलब आगे आने वाली जो चीज़ें हैं उनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले अव्यय। अव्यय देखो, हिंदी में तो अव्यय की डेफिनेशन है, सब कुछ दिया हुआ है उसमें, लेकिन इंग्लिश में जो है अव्यय को डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन मैं आपको डेफिनेशन इंग्लिश में बता दूंगी जिससे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना? क्योंकि इंग्लिश में डायरेक्ट आपसे ये कंजक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है, तो इस तरह से चीज़ें आपको डायरेक्ट दे दी जाती हैं। लेकिन हिंदी में आपको क्रिया विशेषण हो गया, आपका संबंध बोधक हो गया, ये सारी चीज़ें आपको अव्यय के अंदर मिलती हैं। तो बाकी के जो अब तक हम 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं, तो जो बाकी के 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो हिंदी में अव्यय के मतलब उसमें आते हैं टाइप में। लेकिन इंग्लिश में ये डायरेक्ट इनकी डेफिनेशन होती है और डायरेक्ट ही इनके एग्जाम्पल्स वगैरह दिए होते हैं। तो कोई बात नहीं, हम लोग सारी चीज़ें इंग्लिश और हिंदी दोनों में अच्छे से समझ लेंगे। भले ही अव्यय की डेफिनेशन आए ना आए या एग्जाम्पल आए ना आए, लेकिन अव्यय के जो प्रकार होते हैं जो कि मैंने आपको बताए, जैसे कंजक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है, आपका संबंध बोधक हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया, इस तरह से जो आते हैं तो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्रिया विशेषण ये भी अव्यय के अंदर ही आता है। ठीक है। तो आपको आज मैं अव्यय बताऊंगी क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या परिभाषाएं रहती हैं, वो सारी चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो चलो बच्चों, क्लास शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग अव्यय होता क्या है। अव्यय देखो, अव्यय का मतलब होता है हिंदी में अव्यय या अविकारी शब्द जिनका मीनिंग चेंज नहीं होता है बिल्कुल। अव्यय या फिर बोलते हैं इन्हें अविकारी, अविकारी शब्द। इंग्लिश में कह सकते हो इनवेरिएबल वर्ड्स। क्या होते हैं ये? तो देखो, अव्यय वो होते हैं जिससे जो क्रिया मतलब किसी की भी विशेषता बताएं या कुछ भी बताएं, वाक्यों को जोड़ें या कुछ भी करें, लेकिन उनको आप अलग या उनको उनमें विकार उत्पन्न नहीं कर सकते, उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते हो। कैसे परिवर्तन नहीं कर सकते हो? जैसे मैंने एक शब्द ले लिया अच्छा, ठीक है, मैंने लिख दिया रमा अच्छा गाती है। ठीक है। तो रमा अच्छा गाती है तो अच्छा यहाँ पर भी आ गया। लेकिन अगर मैंने बोल दिया राम अच्छा गाता है, तो दोनों का लिंग क्या है? अलग अलग है। राम कौन है? लड़का है। और रमा कौन है? लड़की है। लेकिन दोनों के लिए क्या यूज हुआ है? एक ही वर्ड। इसमें कोई परिवर्तन हुआ है? नहीं ना। तो जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता वो क्या कहलाएंगे? अविकारी या अव्यय, मतलब इनवेरिएबल वर्ड्स कहलातेंगे। ऐसे इंग्लिश में हम इसको लिख सकते हैं गुड या वेल। रमा सिंग्स वेरी वेल या राम सिंग्स वेरी वेल। तो क्या हो रहा है? वेल तो यूज हो रहा है ना, राम के लिए भी और रमा के लिए भी। लेकिन इसमें कोई भी परिवर्तन आया अगर मैंने राम या रमा लिख दिया? तो नहीं आया ना। तो ये क्या हो जाएगा? इनवेरिएबल वर्ड हो जाएंगे। ठीक है। कितने टाइप के होते हैं? देखो, डेफिनेशंस आप लोग मत लिखो इसकी, क्योंकि आपको सिर्फ चीज़ों को समझना है यहाँ पे। ठीक है। तो हम इनके सबसे पहले प्रकार पे चलते हैं। देखो कितने इनके प्रकार होते हैं अव्यय के। आपको मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मैंने लिखा रोहन धीरे धीरे चलता है। सही है। और अगर यहीं पे मैं कोई और लड़की या कोई और लड़का ले लूँ, तो जैसे मैंने लिखा रोहन वॉक्स स्लोली, तो रोहन धीरे धीरे चलता है। अगर यहाँ पे किसी लड़की का नाम होता तो सिर्फ यहाँ पे ये क्या, ये चेंज हो जाता। लेकिन ये क्या, ये शब्द चेंज हो रहा है, स्लोली नहीं हो रहा है ना। तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? अव्यय या फिर इनवेरिएबल वर्ड, जो कि चेंज नहीं होता है, चाहे वो कोई भी लिंग बदले। ठीक है। या मैंने काल भी बदल दिया, मैंने बोला वह धीरे धीरे चलेगा,
तो काल बदलने पे भी कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा ना। ठीक है, मैंने बोला हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, तो यहाँ पर अभी एक नंबर था, लेकिन अब हमें यहाँ पे कितने नंबर हो गए, मतलब हम बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, तो नंबर चेंज करने पे भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अव्यय वही होता है जिसका लिंग, पुरुष, वचन या कारक इनसे कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब कोई परिवर्तन ना हो, तो वो क्या कहलाएंगे, अव्यय। ऐसे ही इंग्लिश में इसका क्या क्या किस किस पे इफेक्ट ना पड़े, तो किसका ना पड़े, नंबर्स का इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, और लिंग मतलब सिंगुलर है या प्लूरल हो या कुछ भी हो, मतलब लिंग का मतलब क्या हो गया आपका, या तो क्या होगा स्त्रीलिंग होगा या फिर पुरुष होगा, मतलब जेंडर कुछ भी हो सकता है उसका, लेकिन उसका इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, नंबर चाहे कुछ भी हो उसका इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, फैक्टर भी कोई भी हो उसका फर्क नहीं पड़ेगा, काल मतलब टेंस कोई भी हो उसका फर्क भी इस पे नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये परिवर्तित नहीं होते, इनवेरिएबल मतलब चेंज नहीं होते हैं, तो क्या कहलाएंगे वो, इनवेरिएबल वर्ड्स। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं ये, तो देखो इनके प्रकार लिख लेते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 टाइप्स। सबसे पहले जो होता है आपका क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एडवर्ब। अगला वर्ड होता है आपका संबंध बोधक। संबंध बोधक जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन। तीसरा प्रकार होता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, ठीक है, समुच्चय बोधक को बोलते हैं कंजक्शन। कंजक्शन। चौथा टाइप होता है आपका विस्मयादि बोधक। इसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। सही है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये अव्यय के प्रकार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, जो कि क्या करते हैं, वाक्यों को जोड़ते हैं या उनकी विशेषता बताते हैं। जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको हम समझाएंगे डेफिनेशन के थ्रू। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है, यही चीज़ें आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन दे दी जाती है, बल्कि हिंदी में ये किसके अंदर आते हैं, अव्यय के टाइप के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इसको अव्यय के टाइप में पढ़ना है, और हिंदी इंग्लिश वाले बच्चों को डायरेक्ट पढ़वाए जाते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्रिया विशेषण क्या होता है। ठीक है, देखो विशेषण पढ़ा था आपने, तो विशेषण की परिभाषा क्या थी, जो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम की परिभाषा बताएंगे, मतलब नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज बताएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, मतलब विशेषण, एडजेक्टिव्स। लेकिन जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण, मतलब जो वर्ब की क्वालिटीज बताएंगे उनको क्या कहेंगे, एडवर्ब्स। ठीक है, तभी तो वहां पर हमने कोई भी एडवर्ब मतलब किसी भी वर्ब की कोई विशेषता नहीं बताई थी। ठीक है, तो अब सबसे पहले पढ़ लो क्रिया विशेषण होता क्या है, इसके भी प्रकार होते हैं काफ़ी। तो सबसे पहले समझो इसकी डेफिनेशन क्या है। बिल्कुल नाम से ही क्लियर होता है, यहाँ लिखा है क्रिया और विशेषण, मतलब क्रिया की जो विशेषता बताते हैं वो क्या होगा, आपके क्रिया विशेषण। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले देखो डेफिनेशन तो आपको समझ में आई गई होगी। अब देखो हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन को अच्छे से लिख लेते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता
बताते हैं, क्या कहलाते हैं वो? वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे क्रिया की विशेषता कहते कैसे बताएंगे? जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, रोहन अच्छा गाता है, लिखा था अभी ये वाक्य मैंने, ऊपर भी लिखा था। तो रोहन अच्छा गाता है, ठीक है। यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? गाता है, मतलब गाना क्या है? एक क्रिया ही तो है। और विशेषता क्या है उसकी? वह अच्छा गाता है। तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया यहाँ पर। अगर मैंने यहाँ पे गाता है की जगह सिर्फ ये लिख दिया, रोहन अच्छा लड़का है, तो ठीक है, अच्छा लड़का है। अब ये क्या है? ये क्या है? संज्ञा। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा की। तो यहाँ पर अच्छा क्या हो जाएगा? सिर्फ विशेषण हो जाएगा। क्रिया विशेषण कब होगा? जब ये किसी क्रिया की विशेषता बताएगा। तो क्रिया क्या है यहाँ पर? अच्छा गाता है, ठीक है। ऐसे ही मैंने लिख दिया, मुझे थोड़ा पढ़ने दो। अब पढ़ना क्या है? कितना पढ़ने दो? थोड़ा। और पढ़ना क्या है? क्रिया है। तो क्या हो जाएगा? किसकी विशेषता बता रहा है? थोड़ा पढ़ने की। तो वो क्या हो जाएगा आपका? क्रिया विशेषण। चलो एक और सेंटेंस ले लो। मैंने बोल दिया, होली कल मनाई जाएगी। मनाई जाएगी। देखो, होली मनाना भी तो एक क्रिया है ना, उसमें भी तो आप रंग लगाते हो एक दूसरे को, मूविंग ही तो करते हो, कोई ना कोई एक्शन होता ही है ना। तो कब मनाई जाएगी? कल मनाई जाएगी। उसकी क्या विशेषता है? कि वो कल मनाई जाएगी। तो क्या हो गया यहाँ पर? ये भी क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया, क्योंकि यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की। क्रिया क्या है यहाँ पे? मनाना, ठीक है। ना शब्द आ रहा है लास्ट में। अब देखो इंग्लिश वाले बच्चों को कैसे लिखना है इसकी डेफिनेशन। आराम से, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख देना है। कैसे लिख देना है? एन एडवर्ब डिस्क्राइब क्वालिटीज ऑफ वर्ब। तो वह कहलाते हैं एडवर्ब जो किसकी क्वालिटीज बताएं? वर्ब की, मतलब क्रिया की विशेषता बताएं। अच्छा, कैसे बताएं? किस तरह से इसका होगा? एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, इन्हीं को इंग्लिश में लिख लेते हैं, इन्हीं एग्जाम्पल्स को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका मतलब? रोहन सिंग्स वेल, ठीक है। रोहन क्या करता है? अच्छा गाता है। अब यहाँ पे सिंग मतलब गाना क्या है? क्रिया है। सिंग मतलब गाना, वेल मतलब अच्छा। तो यहाँ किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की। तो क्या हो गया? ये एडवर्ब, ठीक है। अगला सेंटेंस, लेट मी रीड अ लिटिल। मुझे थोड़ा पढ़ने दो। लिटिल मतलब थोड़ा। क्या करना है? पढ़ना है। रीड मतलब पढ़ना। तो किसकी विशेषता हो गई? क्रिया की विशेषता। तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब, मतलब वर्ब ये है और ये क्या है? एडजेक्टिव। तो वर्ब, वर्ब की क्या बता रहा है? क्वालिटीज बता रहा है ये। तो क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब, ठीक है। ऐसे ही अगला एग्जांपल, होली विल सेलिब्रेटेड टुमारो। टुमारो क्या है? इसकी विशेषता है, मतलब कल मनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन मनाना मतलब सेलिब्रेट करना क्या होता है? एक
वर्ब तो ही होता है ना। अगर मैं यहाँ होली की जगह होली मनाई जाती है, अगर मैंने बोल दिया रक्षाबंधन कल मनाया जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, लिंग चेंज हो गया ना। लेकिन तब भी आएगा तो सेलिब्रेट ही आएगा, तो यही कि मनाया जाएगा। तो क्या हो गया, किसकी विशेषता बता रहा है, त्योहार की, मनाने की। तो क्या हो गया कि आपका एडवर्ब हो गया। अगर हम यहाँ पर रक्षाबंधन या कुछ भी लिख देंगे तब भी क्या आएगा, सेलिब्रेट। मतलब एक तरह से क्या है, ये इनवेरिएबल है, मतलब चेंज नहीं होगा। सही है ना। तो ये होते हैं आपके क्रिया विशेषण, मतलब एडवर्ब। इनको किस तरह से आपको पहचानना है मैंने वो भी बता दिया। पिछली बार आपके एक क्वेश्चन आया था पेपर में, 2021 में आया था शायद, उसमें दिया था वह धीरे धीरे, पता नहीं ऐसे कुछ लिखा था, धीरे धीरे या तेज तेज खाता है। तो बच्चों ने क्या लिख दिया, अरे ये तो विशेषता बता रहा है। तो वहाँ विशेषण भी दिया था और क्रिया विशेषण भी दिया था, मतलब वर्ब और एडवर्ब दोनों दिए थे। लेकिन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, यहाँ पे एडवर्ब होना चाहिए ना। किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। बहुत थोड़े से ही डिफरेंसेस होते हैं इनमें, तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। अगला देखो, अब क्रिया विशेषण भी अपने 4 प्रकार रखता है, क्योंकि इतने से ही उसमें आपका चैप्टर, आपका जो क्रिया विशेषण का है वो समाप्त नहीं होता है, यहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। क्रिया विशेषण की भी अपने प्रकार हैं, उनको पढ़ लो आप, तो ताकि आपके जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। देखो, क्रिया विशेषण के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं ये। प्रकार, जिनको हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब। सबसे पहला प्रकार होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसको बोलते हैं बच्चों एडवर्ब ऑफ मैनर। अगला होता है आपका समयवाचक, मतलब कालवाचक। समयवाचक नहीं होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। अगला होता है आपका स्थानवाचक, या पहले लिख लो परिमाणवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ प्लेस। चौथा और आखिरी होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। सही है ना। मैंने आपको बताया था ना उस दिन, परिमाणवाचक विशेषण पढ़ रहे थे हम लोग, तो मैंने आपको परिमाण का मतलब बताया था। क्या बताया था, मात्रा। ये चारों ही पता है क्रिया की विशेषता बताएंगे, और वहाँ पे क्या हो रहा था, सिर्फ विशेषता बता रहे थे, किसकी, संज्ञा और सर्वनाम की। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन क्रिया की विशेषता बता रहा है और कौन संज्ञा और सर्वनाम की। यहाँ से क्या होगा, आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से मिल जाएंगे, जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएंगे। हालांकि आपके पेपर में हो सकता है 1% की एग्जाम्पल ना पूछे, क्योंकि पूछने के लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके 5th क्लास में भी हैं ये सारे एग्जाम्पल्स, और आपके 6th क्लास में भी हैं। ठीक है, तो आपसे ये कोई मनाही नहीं है कि नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों को भी बहुत ध्यान से समझना है, पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। तो ये सब नाम से ही बिल्कुल डिफाइंड है, अंग्रेजी में तो बिल्कुल आराम से समझ जाओगे। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ऐसे ही हिंदी में भी कुछ नहीं है। काल का मतलब समय हो गया, स्थान का मतलब जगह हो गया कोई,
परिमाण का मतलब कोई मात्रा हो गया, और रीति का मतलब ढंग हो गया एक तरह से देखा जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, ये किस प्रकार की क्रिया की विशेषता को बताता है। देखो डेफिनेशन क्या होती है, वे शब्द जो क्रिया के ढंग मतलब उसके होने के ढंग को या रीति को बताएं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। कौन से, रीतिवाचक क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर्स, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो, वे शब्द जो क्रिया के होने के ढंग या रीति को बताते हैं, बताएं क्या कहलाते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मतलब किस तरह से क्रिया को किया जा रहा है, मतलब काम को किया जा रहा है, वो बताते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इंग्लिश की भी डेफिनेशंस यहीं लिख लो। देखो सबसे पहले डेफिनेशंस कैसे लिखना है, दिस एडजेक्टिव, या लिख लो एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ वर्ब। किसकी विशेषता बताएंगे, क्रिया की, लेकिन कैसे हो रही है, एन एक्टिविटी कोई एक्टिविटी, मतलब ये भी एक क्रिया ही बोल सकते हो इसे, कोई एक्टिविटी कैसे हो रही है, बीइंग डन इट इज, किस प्रकार से क्रिया हो रही है, उसका क्या ढंग है, क्या रीति है। तो अगर ये सब चीज़ें बताएगा, ये विशेषता बताएगा, तो वो कौन सा विशेषण कहलाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। देखो सबसे पहले एग्जाम्पल लिख लो, वहां से आपको अच्छे समझ में हो जाएगा। जैसे मैंने बोला धीरे धीरे, तेज, सही है, जल्दी, अच्छा, अचानक, रोते रोते। आगे भी बहुत सारे होते हैं। धीरे धीरे क्या लिखोगे, स्लोली, फास्ट, क्विक, गुड या वेल, वेल लिख लो। अचानक मतलब सडनली, वीप, रोना मतलब वीप। अच्छा, अब एक वाक्य ले लो यहाँ पर कि मैंने बोला वह बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, वह बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो उसके दौड़ने का ढंग क्या है, ही रन्स वेरी फास्ट। तो उसके जो दौड़ने का तरीका है, मतलब रन करने का तरीका है, वो कैसा है, बहुत फास्ट है या फिर बहुत तेज है। तो उसकी विशेषता क्या है दौड़ने की, तेज है। उसका ढंग बताया ना, उसकी रीति कैसी है दौड़ने की, तेज है। कोई हल्के दौड़ता है, कोई तेज दौड़ता है, तो वो क्या, उसका अपना अपना ढंग है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की, लेकिन उसके ढंगों की विशेषता बता रहा है, उसकी रीति की विशेषता बता रहा है, इसलिए कौन सा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है।
अगला सेंटेंस एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। मैंने कह दिया अचानक बारिश आ गई। तो बारिश कैसे आई है? अचानक आई है। उसका ढंग क्या है होने का? अचानक बारिश आ गई, बिना बादल, बादल भी नहीं हुए ठीक से और एकदम बारिश होने लगी। तो ये क्या हो जाएगा? इसको इंग्लिश में लिख लो, सडनली इट रेंड। तो बारिश के होने का ढंग क्या हो गया? अचानक आ गई, मतलब हमें पता भी नहीं चला। क्रिया तो हो रही है, बारिश आ गई मतलब बारिश हो रही है, तो क्या हो रही है? एक तरह से क्रिया ही हो रही है ना। लेकिन कैसे आई है? अचानक आई है। उसका ढंग क्या है? अचानक ही अपने आप बारिश होने लगी। मैनर क्या हो गया उसका? सडनली। ठीक है, तो ये किस में आएगी? एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। ठीक है, अच्छा अगला एक और वाक्य ले लेते हैं हम लोग। बच्चा रोते रोते सो गया। बेबी फेल स्लीप स्लीप क्राइंग। अब बच्चा कैसे सो गया? रोते रोते। ठीक है, उसके सोने का ढंग क्या था? नॉर्मली सोते हैं ना बच्चे की, गए और जाके बिस्तर पे सो गया। लेकिन वो कैसे सोया है? रोते रोते। उसने क्रिया तो की, सो तो गया, लेकिन उसकी विशेषता क्या थी? रोते रोते सोया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर। अच्छा, अब हम अगले टाइप पे चलते हैं। हमारा पहला टाइप फिनिश हो चुका है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसे हम लोग बोल रहे थे एडवर्ब ऑफ मैनर। सेकंड जो टाइप था वो क्या था बच्चों? एडवर्ब ऑफ कौन सा होगा? रीतिवाचक के बाद होगा कालवाचक, मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम। और नंबर हो जाएगा ये 2। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? वहां पे क्या था? रीति बता रहे थे, मतलब ढंग बता रहे थे, उसके तरीके क्या हो सकते हैं काम करने के, वो बता रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया? कालवाचक, मतलब समय। क्रिया का क्या बताया जाएगा? समय। क्रिया कब हो रही है, ये अगर हमें पता लगेगा तो वो क्या कहलाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो वे शब्द जिनसे क्रिया के होने का समय पता चले या समय की विशेषता बताएं, तो वो क्या कहलाएंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अंग्रेजी में इसकी डेफिनेशंस क्या बनेगी? एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसको बोलेंगे टेल, एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस अबाउट when an action happens, मतलब क्रिया कब हो रही है, एक्शन को भी क्रिया ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये अगर हमें पता लगेगा तो वो कौन सा हो जाएगा? कालवाचक, मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम। क्रिया होने का समय पता लग जाएगा तो वो कौन सी विशेषता हो जाएगी आपकी? कालवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके एग्जाम्पल देखो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आज, तो आज क्या है? समय ही तो है।
रोज, आज, सदा मतलब हमेशा। ऐसे ही कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके? जब, तब, कल, परसों, अभी। ऐसे ही कभी कभी हो सकता है, प्रतिदिन मतलब रोज में ही आ गया प्रतिदिन, ठीक है। बार बार, पहले। तो ये क्या है, ये सब समय की विशेषता बताते हैं। जैसे मैंने लिखा मैं रोज टहलने जाती हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं टहलने जाती हूँ, ये क्या है, एक क्रिया हो रही है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है, रोज टहलने जाती है, तो ये क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। ऐसी मैंने एक मतलब एक सेंटेंस ले लिया, मैं हमेशा 9 बजे नाश्ता करती हूँ, या करता हूँ, लड़के अपने लिए लिख सकते हैं करता हूँ। आई ऑलवेज टेक ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock। मैं कितने बजे मैं नाश्ता करती हूँ, ये क्या होगी, एक क्रिया होगी नाश्ता करना, लेकिन उसकी विशेषता क्या है, 9 बजे, ठीक है। और हमेशा भी हो जाएगा, ऑलवेज, ठीक है। तो ये दोनों क्या बता रहे हैं, समय की विशेषता बता रहे हैं, क्रिया की, काम तो हो रहा है लेकिन कौन से समय पे होता है, कैसे होता है, तो ये कौन बता रहा है, ऑलवेज या फिर 9 o'clock। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके एडवर्ब ऑफ टाइम या फिर कालवाचक क्रिया विशेषण। रोज का मतलब होता है डेली, आज का मतलब हो गया टुडे, सदा का मतलब ऑलवेज, जब का मतलब व्हेन, देन, कल का मतलब यस्टरडे, अभी का मतलब नाउ, कभी कभी का मतलब बार बार का मतलब रिपीट, पहले का मतलब पहले को कुछ भी बोल सकते हैं। और अगला देखो, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो, मैंने बोला इंग्लिश में और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल, सून, ठीक है। और आपके होते हैं देन, लेट, लेट आना भी क्या है, एक समय ही तो है, ठीक है। ऐसे ही क्या हो जाएगा, डेली, ये भी क्या है, समय में ही आएगा। अच्छा एक और एग्जाम्पल लिखो, अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। कब पढ़ने जा रहा हूँ, अब, नाउ आई एम, क्या हो जाएगा इसका, नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी, गोइंग टू स्टडी, क्रिया ही तो हो रही है ना, पढ़ने जा रहा है, लेकिन उसका समय क्या है, अब, अभी जा रहा है मतलब वो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, समय की विशेषता बता रहा है ना, तो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण, ये आपका हो जाएगा, सही है ना। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तुम इतना देर से क्यों आ रहे हो, तुम इतनी देर से क्यों आए, या क्यों आ रहे हो, क्लास में लेट जाते हो ना तो पूछते हैं टीचर, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे बच्चे, वाई आर यू कमिंग टू लेट,
या सो लेट? तो आ तो रहे हो लेकिन कैसे आए हो? देर से। विशेषता क्या है उसकी? वो क्या हो गया है? लेट। समय है ना? तो ये क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम। किसकी विशेषता बता रहा है? समय की। आया तो है, क्रिया तो हुई है, कोई आया, लेकिन कैसे आया है? देर से आया है। तो ये उसकी क्या है? विशेषता है। सही है ना? तो ये आपका जो कालवाचक क्रिया विशेषण है एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये भी यहीं पे फिनिश होता है। अब अगला एक और टाइप है। कौन सा टाइप रह गया है बच्चों पढ़ने को? एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सबके नाम के साथ ही सारी डेफिनेशन जुड़ी हुई है, कुछ भी आपको अलग से नहीं करना है। ठीक है ना? तो अब हम पढ़ेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण की क्या डेफिनेशन है, क्या एग्जाम्पल है। स्थानवाचक तीसरा प्रकार है ये। स्थान को बोलते हैं प्लेस। और अब लिखते देते हैं इसकी डेफिनेशन को। अब स्थानवाचक का मतलब क्या हो गया? स्थान का मतलब क्या होता है? कोई जगह। ठीक है। अब जो भी क्रिया हो रही है उस क्रिया के होने की जगह या स्थान को बता दें, मतलब उस प्लेस को बता दें जहाँ पर क्या हो रहा है? वर्ब हो रही है, कोई एक्शन हो रहा है, तो वो क्या होंगे आपके? एडवर्ब ऑफ प्लेस, या फिर क्या बोलेंगे उसे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है ना? जैसे डेफिनेशन लिख लो। वे शब्द जो क्रिया के होने का स्थान बताएं वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशंस क्या हो जाएगी? एन एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस व्हेन वेयर समथिंग हैपन्स, मतलब कोई भी कार्य कहाँ हो रहा है वो कौन बताएगा? उसकी विशेषता को क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है। इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? जैसे मैंने लिखा पास, दूर। मेरे बहुत पास बैठा है या बैठी है, तो बैठना भी क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो और लेकिन स्थान क्या है? मेरे पास में बैठा है, तो स्थान की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस या फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मैंने बोला सामने, तो ये भी तो स्थान हो गया ना? ठीक है। ऐसे मैंने बोला ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, दाएं, बाएं, इधर, उधर, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो पास का मतलब क्या हो गया? नियर। दूर का मतलब फार। सामने का मतलब फ्रंट। ऊपर का मतलब अपर। लो, या डाउन लिख सकते हैं यहाँ। देयर, हेयर, लेफ्ट, राइट। तो ये क्या हो गए? इंग्लिश में इनको
क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब, मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब ये किस तरह से विशेषता बताएंगे, जैसे कोई सेंटेंस ले लो आप, मैंने बोला कि मैंने अभी आपसे बोला ना वह मेरे सामने बैठा है, तो बैठना भी क्या है, क्रिया है, और उसका स्थान क्या हो गया, मेरे पास में बैठा है, तो क्या हो गया ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मैंने बोला कुत्ता बगीचे में टहलता है। अब क्रिया तो हो रही है ना, कुत्ता टहल रहा है बगीचे में, और इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, द डॉग्स वॉक इन द गार्डन। टहल तो रहा है लेकिन उसका स्थान कहाँ है, बागीचे में। ठीक है, तो ये क्या होगी, उसकी विशेषता होगी कि वो कहाँ टहल रहा है, बागीचे में। तो ये कौन सा विशेषण हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, ऐसी एग्जाम्पल और एक और ले लो। मैंने बोला क्या तुम कहीं जाना चाहते हो, तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, डू यू वांट टू गो समवेयर। अब ये भी क्या हो गया, विशेषता हो गई ना, जाना, कहीं पे जाना क्या है, क्रिया है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है, कहीं पर जाना चाहते हो, समवेयर, मतलब कहाँ जाना चाहते हैं ये बताओ। तो ये क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब स्थानवाचक क्रिया, एडवर्ब ऑफ प्लेस सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि यहाँ भी क्रिया हो रही है, जाना चाहते हो मतलब जा तो रहा है कहीं, लेकिन कहाँ जाना है, समवेयर, मतलब उसकी विशेषता क्या है, समवेयर, अभी कहीं जाना है उसे, उससे पूछा गया है, तो ये विशेषता है उसकी। अच्छा, एक और एग्जांपल लिखो। सूर्य हमारे ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, द सन इज एबव अस। सूर्य है तो ऊपर, ये भी तो क्रिया ही है, सूर्य कहाँ है, ऊपर जा रहा है, लेकिन कहाँ पर है, हमारे ऊपर है। तो ये क्या हो गया, स्थान पता लग गया ना हमें, तो ये क्या हो गया, स्थानवाचक, मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी कंप्लीट हो गया है। अब एक लास्ट बचा है क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल, वो भी समझ लीजिए, मतलब टाइप बचा है उसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद आपका क्रिया विशेषण का जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा, और बाकी बचे हुए जो आपके अव्यय थे, मतलब वही संबंध बोधक, इंजेक्शन, ट्रांजेक्शन, इनको पढ़ेंगे हम, इंटरजेक्शन को अगली क्लास में, क्योंकि आज की क्लास आपकी काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर हम इन सब चीज़ों को समझेंगे। और आप फिलहाल धीरे धीरे ही चीज़ों को समझिए, क्योंकि एकदम से सारी चीज़ें भी आपको समझ में नहीं आएंगी। तो पहले आप कल क्रिया विशेषण पढ़ के आइएगा, उसके बाद मैं आपको जो बाकी के 3 हमारे रह गए हैं टाइप्स उनको बताऊंगी। ठीक है, चलो, तो लास्ट कौन सा रह गया बच्चों, प्लेस तो नहीं आएगा। अब यहाँ क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, परिमाणवाचक, नंबर 4। परिमाण का मतलब बताया था ना मैंने आपको, मात्रा या फिर क्वांटिटी। सही है ना। अब सीधा सा मतलब यही हो जाएगा कि जो क्रिया की मात्रा को बताएं, मतलब कोई काम कितनी मात्रा में हो रहा है उसको बताएं, तो वो क्या कहलाएंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मतलब क्वांटिटी को बताएं वर्ब की, तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। देखो, वे शब्द जो क्रिया के होने की
मात्रा को बताएं। वो क्या कहलाएंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? परिमाण मतलब क्वांटिटी लिख दो, बस इतना ही लिखेंगे। एन एडजेक्टिव that shows the quantity of verb। तो जो विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, जो, और यहाँ पे एडवर्ब होगा, एडवर्ब जो क्रिया विशेषण क्रिया के मात्रा की विशेषता को बताएं वो क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव एंड एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं इसके? जैसे मैंने बोला कम खाओ, तो खाना क्या है? क्रिया है, लेकिन कैसा खाओ? कम। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? ये मात्रा ही तो बता रहा है ना। ठीक है, अच्छा मैंने बोल दिया ज़्यादा। ऐसे ही बहुत, थोड़ा, पर्याप्त, ऐसे ही काफ़ी, लगभग। इंग्लिश में कैसे लिखना है हमें? लेस, मोर, लॉट, लिटिल। पर्याप्त का मतलब इनफ, और काफ़ी का मतलब ही इनफ ही होता है। लगभग का मतलब अबाउट। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। कैसे? मैंने एक वाक्य लिखा, वह बहुत कम खाता है। खाता तो है, खाना खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन क्रिया तो हो रही है ना। लेकिन क्या है उसकी विशेषता? मात्रा क्या है उसकी? कम है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या लिख लोगे? हे ईट्स, या यहाँ लिखो, मैंने लिख दिया वह बहुत ज़्यादा खाता है। तो क्या हो गया? अब इसको इंग्लिश में लिखोगे तो क्या होगा? ही ईट्स अ लॉट। खाता तो है, क्रिया तो कर रहा है, लेकिन कैसी? कम, मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये क्या हो गया? क्वांटिटी की विशेषता हो गई ना, मतलब एडवर्ब कौन सी हो गई? क्वांटिटी वाली। यहाँ पे भी क्या है? लॉट का मतलब ज़्यादा। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल, मैंने आज पर्याप्त दौड़ लिया। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? आई रैन इनफ टुडे। दौड़ा तो हूँ मैं, मैंने क्रिया तो की है, लेकिन कैसी की है? पर्याप्त कर ली, मतलब अब इससे ज़्यादा नहीं दौड़ा जाएगा। तो ये क्या हो गया? क्वांटिटी तो ही हो गई, मेरी एक क्वांटिटी है, मुझे पता है मेरी एक लिमिट है कि मुझे यहाँ तक दौड़ना है, तो ये क्या हो गया? क्वांटिटी हो गई मेरी। तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में आ जाएगा। ऐसे ही पर्याप्त का मतलब होता है बस, अब इससे आगे नहीं। तो क्या हो गया? परिमाणवाचक। अगला एक और एग्जांपल लो, हम लगभग 9 बजे जाएंगे। अब इसका इंग्लिश मीन क्या होगा? वी विल लीव एट अबाउट 9 o'clock। तो
लगभग, हम जाएंगे तो क्रिया तो होगी, लेकिन टाइम मतलब उसकी मात्रा क्या है, लगभग कितने बजे जाएंगे, अबाउट 9 बजे, ठीक है ना। सॉरी, अरे ये तो समय वाला हो गया, 9 बजे जाएंगे, समय में आ जाएगा ये कालवाचक, ठीक है, कोई बात नहीं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे मैंने बोला आज कम वर्षा हुई है, ठीक है, तो वर्षा तो हुई है, क्रिया तो हुई है, लेकिन कैसी हुई है, कम हुई है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, इट रैन लेस टूडे। वर्षा कैसी हुई है, कम मात्रा में हुई है, ठीक है ना। तो किस में आ जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे आपके चारों प्रकार के जो क्रिया विशेषण हैं, मतलब चारों प्रकार के जो 4 टाइप आपको मैंने एडवर्ब के बताए हैं वो फिनिश हो चुकी है। तो एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण का चैप्टर आपका खत्म। अब बाकी के जो 3 आपके क्या बचे हैं, एक तो बताया संबंध बोधक जिसको बोलते हैं प्रीपोजिशन, दूसरा क्या बचा है आपका समुच्चय बोधक जिसको बोलते हैं कंजक्शन, और तीसरा बचा विस्मयादि बोधक जिसको बोलते हैं इंटरजेक्ट। तो इन सबको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक आप क्रिया विशेषण को अच्छे से समझ लीजिए। अब आपको विशेषण और क्रिया विशेषण में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैंने विशेषण भी आपको प्रकार के सहित बताया है और क्रिया विशेषण भी, भले ही आपके एग्जाम में आए ना आए, लेकिन आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।